हेलो दोस्तों, वेलकम टू GQ बैंकिंग। पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज, यानी कि ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलोगिज्म के बेसिक कंसेप्ट की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, यानी कि इस लेक्चर का कंटेंट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस लेक्चर में हम सिलोगिज्म में जो ओनली वाला केस आता है, ओनली अ फ्यू वाला केस आता है और आइदर और वाला केस आता है, ये तीनों ऐसे केसेस होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और जो सिलोगिज्म में नेगेटिव मार्क लगता है वो इन्हीं तीनों केस में से किसी एक केस का क्वेश्चन होता है, या फिर इन तीनों के तीनों केस में नेगेटिव लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर नेगेटिव लगने के चांसेस रहते हैं। इसमें हम पॉसिबिलिटी वाला केस भी देखेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट भी देखेंगे और ऑल अदर बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कौन से एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर रहा हूँ। तो ये कुछ मेंस एग्ज़ाम है जो मैंने दिए हैं। मैंने 20+ मेंस एग्ज़ाम दिए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके मेरे एक्सपीरियंस के बारे में रीड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सिलोगिज्म का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, देखिए, कोई भी टॉपिक हो, सिलोगिज्म हो या चाहे कोई भी और टॉपिक हो, ठीक है, अगर इसका आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो ना, तो और टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ सिलोगिज्म के बारे में। देखिए, सिलोगिज्म कोई रूल से नहीं करना है, इसमें कोई रूल नहीं होता। 150 वाला रूल वगैरह रूल, इस सब रूल से मत करना, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा। जो ओनली ओनली अ फ्यू वाले केसेस आते हैं ना, उसमें फिर गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना है और उसी के बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई रूल से करोगे तो कम टाइम लगेगा और बेसिक से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आप रूल में कर रहे हो। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको जो सिलोगिज्म की इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है वो आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या पूछा होता है कि फॉलो की जगह डज नॉट फॉलो, उतना ही चेंजेस होता है, बाकी पूरा इंस्ट्रक्शन सेम रहता है। तो उसमें भी पूरा आंसर आपका चेंज हो जाता है, जो गलत है वो सही हो जाते हैं और जो सही है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ना है, कैसे इंस्ट्रक्शन आती है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए, सिलोगिज्म में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है और उसी के बेसिस पर आपको कंक्लूजन डिफाइन करना होता है कि एक कंक्लूजन जो है वो इसमें से डिफाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात हमेशा याद रख लेनी है कि जो स्टेटमेंट है उसको 100% ट्रू मानना है, यानी कि स्टेटमेंट आपका गॉड है, गॉड कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट को गॉड मान के चलना है, यानी स्टेटमेंट आपका 100% ट्रू है। और कंक्लूजन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, कंक्लूजन दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो हो गया आपका सिंपल यानी डिफाइनेट कंक्लूजन, जबकि आपको स्टेटमेंट का जब वेन डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि नहीं, ये 100% ट्रू है और ये 100% फॉल है, यानी कि आप 100% श्योरिटी के साथ अगर रिलेशन को बता सकते हो तो आपका सिंपल यानी डिफाइनेट कंक्लूजन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी वाला, तो उसमें आप कुछ कह ही नहीं सकते, कैन नॉट बी से, यानी कि वो कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, मान लो कि आपको कोई दो चीज़ों के बीच का रिलेशन नहीं पता है, तो उन दो चीज़ों के बीच पॉजिटिव रिलेशन भी पॉसिबल है और नेगेटिव रिलेशन भी पॉसिबल है, यानी दोनों तरफ से रिलेशन पॉसिबल है।
यानी कि इसमें हम कुछ परफेक्ट 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि यही रिलेशन होगा। तो ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए पॉसिबिलिटी कुछ वर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। पॉसिबिलिटी वर्ड क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो मोस्टली यूज होता है वो कौन सा होता है? कैन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऑल ए कैन बी। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसी तरह कैन, कुड, मे, माइट भी इसी तरह सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड इट्स वेन डायग्राम। देखिए शेलॉक्स को ना हम वेन डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रिलेशन दिखाने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ज़्यादातर हम सर्कुलर वेन डायग्राम ही यूज करते हैं क्योंकि ये इजी रहता है। ठीक है, तो सिलोगिज्म में ना 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए इन चारों के चारों स्टेटमेंट का आपको वेन डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला तो हो गया ऑल। ऑल का स्टेटमेंट क्या बनेगा? ऑल ए आर बी। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। हम मोस्ट ऑफली केस में ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन जब ओनली वाला रिलेशन आएगा तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कम रहता है। ओनली वाला केस थोड़ा अलग से रहता है। ठीक है, तो जब आपको ओनली वाला केस पढ़ाऊंगा ना तो आपको आगे इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है? सम का आता है। सम यानी सम ए आर बी। सम का मतलब क्या होता है कि कुछ ए जो है वो बी है, तो इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है। ये देखो ये बीच वाला पार्ट है ना, इसका मतलब क्या है? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। देखो दोनों का डायग्राम लैप्स कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नो। नो का मतलब क्या होता है? नो ए इज बी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ए है वो बी नहीं है। तो इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बीच में लाइन खींच के एक क्रॉस मार देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट क्या है? सम नॉट वाला। ठीक है, सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ए जो है वो हमारे बी नहीं है। ठीक है, यानी कि देखो ए का कुछ पार्ट मैंने सेक्शन बना दिया, थोड़ा सा कट कर दिया, फिर लाइन ड्रॉ की और बीच में क्रॉस मार दिया। क्यों? देखो इसमें सारे के सारे ए बी नहीं थे नो में, तो बीच में ही मार दिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ही ए बी नहीं है, बाकी के कुछ का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इतना कट मार के यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ ए जो है वो बी नहीं है। आई होप अब आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करना है। इतने ही स्टेटमेंट आते हैं, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट सिलोक्स में नहीं आते। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स की। देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि सम ए आर बी, लेकिन सम का कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए सम की जगह कौन कौन से वर्ड यूज किए जा सकते हैं? एटलीस्ट, फ्यू, वेरी फ्यू, फिर मैक्सिमम, मिनिमम और 0.01% टू 99.99% तक वैल्यू ली जा सकती है। ठीक है, अब देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सम ए आर बी, इसका तो हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब फ्यू यूज होगा तो कैसे होगा? फ्यू ए आर बी, फिर इसमें क्या होगा? एटलीस्ट सम ए आर बी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सम ही लेना है। मैक्सिमम ए आर बी। ठीक है, अब देखो मैंने ए का डायग्राम ड्रॉ करा, ए बी का करा। ठीक है, मैक्सिमम ए है और बी है, यानी सारे के सारे ए तो बी नहीं है ना,
तो इसका मतलब भी सम ही होता है। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कोई बोले कि 99% ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ, सम ए आर बी, ऐसे ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, फिर अल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ ऑल, ऑल के अल्टरनेटिव वर्ड क्या होते हैं, देखिए 100% यानी डेफिनेटली, तो 100% यानी पूरा का पूरा हो गया, इसका मीनिंग ऑल हुआ। एनी यानी कोई भी ए बी है, एनी ए आर बी यानी कि कोई भी ए बी है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि सभी ए बी है। ठीक है, एवरी, एवरी का मतलब भी ऑल ही होता है। एवरी ए आर बी यानी हर कोई ए जो है वो बी है, इसका मतलब भी ऑल ही हुआ। इच ए आर बी यानी कि हर एक ए जो है वो बी है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, ऑल ही हुआ। ठीक है, ए ऑल के अल्टरनेटिव है, और ये क्या है, नो। नो के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, देखिए ऑल में 100% आएगा, तो नॉट में डेफिनेटली 0% ही आएगा। 0% यानी कुछ भी नहीं होता। फिर नन, नन का मतलब भी नो ही होता है। नेवर, ए इज नेवर बी, इसका मतलब क्या होता है, ए कभी भी बी नहीं होता, तो इसका मतलब भी यही हुआ ना कि नो ए इज बी। ठीक है, फिर नॉट भी इसी का अल्टरनेटिव है। तो सेंटेंस में कभी कभी क्या होगा कि आपको नो की जगह 0% दिया होगा, नेवर, नन ऐसे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको डायग्राम और 4 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसका डायग्राम और उसके अल्टरनेटिव वर्ड अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने इसमें क्या किया है, इसमें ना मैंने जो चारों के चारों आपके स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे एक एक स्टेटमेंट में जितने भी कंक्लूजन पॉसिबल थे वो सारे के सारे लिख दिए, ताकि आपको एग्जाम में जब भी ऐसा दिखे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और जो पॉसिबिलिटी वाला केस था वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर पॉसिबिलिटी देखेंगे और फिर ये दूसरा वाला समझेंगे, नॉर्मल और पॉसिबिलिटी दोनों, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट हमने बोला था नो वाला, नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, इसका डायग्राम क्या, ए हो गया। ठीक है, मैंने अभी भी तो आपको बताया इसका डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इतने ही कंक्लूजन पॉसिबल है इस डायग्राम से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, नो बी इज ए, अगर कोई ए बी नहीं हो सकता तो कोई बी भी डेफिनेटली ए नहीं होगा, तो ए स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, सॉरी कंक्लूजन, ए कंक्लूजन क्या सही हो गया, क्यों, क्योंकि ये बात तो सही ही बोली है ना। इसमें इस स्टेटमेंट से हम डेफिनेटली डायग्राम में सीधा देख सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, तो फिर कोई बी भी ए नहीं ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये बात सही है, तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है वो बी है, तो ये बात तो डेफिनेटली गलत हो गई। क्यों, क्योंकि अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ कहाँ से हो गए। ठीक है, फिर देखिए ये बात डेफिनेटली सही है, सम ए आर नॉट बी, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा सॉरी ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, तो ऑल में कुछ भी तो आ जाएगा ना, ऑल में सम भी आ जाता है। देखिए अगर ए वाला ए है, अगर मैं आपको बोलूँ ए का कुछ हिस्सा हिस्सा जो है वो भी नहीं है, ए वाला पार्ट जो ए का है वो भी नहीं है, तो ए पूरा नहीं है, तो ये थोड़ा सा भी नहीं होगा ना, तो कोई भी नहीं होगा, तो ऑल में ही सम आ जाता है। ठीक है, तो ये बात डेफिनेटली ट्रू है। फिर क्या होगा, सम बी आर ए, अगर देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई बी है वो ए नहीं है, तो सम कहाँ से हो गए। ठीक है, फिर सम बी, तो ये बात सॉरी डेफिनेटली इसमें गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए सम बी आर नॉट ए, कोई भी बी ए नहीं है, वो तो हमें दिख ही रहा है, ये बात तो डेफिनेटली ट्रू है। फिर ऑल ए आर बी, ठीक है, ये बात 110% गलत है। क्यों, क्योंकि ए और बी के रिलेशन
सॉरी ए और बी के बीच कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो ऑल ए आर बी कहाँ से होंगे, ठीक है। अगर सम नहीं होंगे तो ऑल कहाँ से होंगे। तो इसी तरह ए भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑल बी आर ए लिखा है। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, सॉरी दोनों कंक्लूजन गलत होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। देखिए पॉसिबिलिटी वाले में क्या होता है, जब, देखिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई दो चीज़ों के बीच का रिलेशन जब हम 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं, उस केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आती। पॉसिबिलिटी कब आती है, जब हमें दो चीज़ों के बीच का रिलेशन हमें पूरी तरह से पता ना हो, यानी कि वो रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरफ पॉसिबल होता है, तब पॉसिबिलिटी का केस एग्जिस्ट करता है, यानी कि तब पॉसिबिलिटी आती है और उसी केस में पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं दो चीज़ों के बीच का रिलेशन, तो आप बोलोगे इन दो चीज़ों के बीच कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि सॉरी 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 ठीक है। अब देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए अब मैंने बोला यहाँ पे कोई भी ए बी नहीं है, तो हमको पता चलता है कि ए और बी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, ये हमें 100% श्योरिटी के साथ पता है, ठीक है। तो इसमें फिर पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमें 100% पता है कि इसमें यही होगा, तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ आएगी। देखिए ए वाले केस में जब हम दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बता नहीं सकते, यानी कि कैन नॉट बी से आता है, तब पॉसिबिलिटी आते हैं। देखिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ए वाला डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे से पॉसिबिलिटी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए एक और स्टेटमेंट क्या था हमारा, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। इसका डायग्राम ये रहा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें इतने कंक्लूजन बन सकते हैं, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन देखते, ऑल ए आर बी। देखिए सारे के सारे ए जो है वो बी है, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का जो कुछ हिस्सा है, यानी कि ए का सम पार्ट है, वो बी है ही नहीं, तो फिर ऑल कहाँ से होगी। तो ये बात 100% के साथ हम कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन गलत है, यानी कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती, क्यों, क्योंकि हमें 100% पता है। देखिए अब दूसरा क्या है, ऑल बी आर ए। अब देखिए ऑल बी आर ए, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ यही रिलेशन दिया है कि ए का सम पार्ट है वो बी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता, ये मान लो बड़ा वाला ए है और ये छोटा वाला ए है, सॉरी बड़ा वाला ए है और छोटा वाला बी है, ठीक है। अब ये ए का कुछ पार्ट है, ठीक है, तो ए वाला बी नहीं है, तो अगर ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो इसमें भी ए रिलेशन एग्जिस्ट पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है, तो दोनों तरफ से पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी बी ए ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी का कुछ पार्ट ए हो और कुछ पार्ट ना हो, और बी पूरा का पूरा ए के अंदर हो और ए का जो बाहर का पार्ट है और वो बी ना हो। ऐसे दोनों डायग्राम पॉसिबल है, तो इसमें हम कोई श्योरिटी के साथ रिलेशन बता नहीं सकते, इसका मतलब कैन नॉट बी से, इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी सही होगी। अगर तो इस नॉर्मल सिनारियो में ये स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन अगर हमको ए बोले कोई कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो यस, क्योंकि ये डायग्राम पॉसिबल है,
तो ठीक है, तो ये रिलेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये सही होगा, लेकिन जनरल केस में ये गलत होगा। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसे डायरेक्ट अगर आपको समझ में ना आए ना, तो जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जब पीडीएफ भी पढ़ेंगे, वीडियो को भी देखेंगे, दोनों चीज़ों साथ में करेंगे, तो आपको अच्छे से डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, सम ए आर बी, देखिए ए का कुछ हिस्सा जो है, यानी कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, वो तो हमें पता है, लेकिन दूसरा वाला ए का कुछ पार्ट बी है या नहीं है वो हमें नहीं पता है। यानी कि सम ए आर बी वो हम कुछ कह ही नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में भी क्या आएगा, कैन नॉट बी से, यानी कि इस केस में पॉसिबिलिटी वाला सही होगा। तो यानी ये स्टेट कंक्लूजन गलत होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो फिर सही होगा। क्यों? अगर हमको ऐसा पूछ ले कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ए सही होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल ए कैन बी बी, या फिर ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस केस में ए सही होगा, लेकिन नॉर्मल केस में गलत होगा। ठीक है, अगला कंक्लूजन देखते हैं। सम बी आर ए, यानी देखिए बी का कुछ हिस्सा है, यानी कि बी का सम पार्ट जो है वो ए है। देखिए, इसका हमें पूरी तरह से नहीं पता, तो हम इसमें भी हम कैन नॉट बी से है, तो ये कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा बोले कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन पॉसिबिलिटी के केस में सही होगा। आई होप अब आपको अच्छे से पॉसिबिलिटी समझ में आ गया होगा, और ये स्टेटमेंट का डायग्राम के बेसिस पे आपको कंक्लूजन कैसे डिसाइड करना है वो भी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यही सारे कंक्लूजन आते हैं सभी केस में। ठीक है, सम बी आर नॉट ए, देखिए बी का कुछ पार्ट है, सम पार्ट, वो ए है या नहीं है वो हमें परफेक्टली नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है इस डायग्राम से कि ए का सम पार्ट है वो बी नहीं है, बाकी का कोई रिलेशन हमें पता नहीं है। तो इन केस में भी क्या होगा, हमारा कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा पूछे कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन इट इज ट्रू। ठीक है, नो ए इज बी, देखिए इसमें भी हम कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों? देखिए थोड़ा सा क्लीन करके बताता हूँ। देखिए, ए का सम पार्ट है वो बी नहीं है, वो तो हमें पता है, लेकिन पूरा का पूरा ए बी नहीं है वो हम इस डायग्राम से 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। तो इस केस में क्या आएगा, सी एन एस, कैन नॉट बी से, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो ये सही होगा। ठीक है, अगर ऐसा पूछे कि नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, देन इट इज ट्रू। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन देखते हैं। नो बी इज ए, देखिए बी का ए के साथ हमें रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं पता है, तो इस केस में भी हम कहेंगे कैन नॉट बी से, तो ये भी कंक्लूजन हमारा गलत होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा पूछ ले कि नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन इट इज ट्रू। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल भी इसी सम नॉट वाले केस के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे लिखा है। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए नोट आपको ध्यान में रखनी, ऑल सी एन एस कंक्लूजन्स आर पॉसिबिलिटी। देखिए इसमें क्या होता है कि हम जब किसी दो चीज़ों के बीच रिलेशन तय नहीं कर सकते 100% श्योरिटी के साथ, तब हम क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी से, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो
उस केस में पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसलिए इसमें लिखा है मैंने नोट कि जो CNS कंक्लूजन होते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी सही होती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। When relation between two is not confirmed then possibility is true। देखिए यही बात तो मैंने बोली थी, जब दो चीजों के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं होता तब वहां पे पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल मैंने के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया। देखिए ए का डायग्राम है और ए बी का डायग्राम है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच का कोई मैंने रिलेशन यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, यानी कि हम इस दो डायग्राम को देख के बता नहीं सकते कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि हमें ए और बी के बीच का कोई रिलेशन पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हियर वी डोंट नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच का कोई रिलेशन पता नहीं है, तब क्या होगा, ऑल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी आर पॉसिबल। तो फिर ए और बी के बीच में सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिलेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें उसका रिलेशन ही नहीं पता, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी में आपको यही डायग्राम याद रखना है। जब हमको 100% सही पता हो, सही है वो पता हो, यानी कि 100% ट्रू 100% फॉल्स पता हो, तब उस केस में पॉसिबिलिटी नहीं आती। जब हमें दो चीज़ों के बीच का रिलेशन अच्छे से पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ पता ना हो, तब जाके पॉसिबिलिटी केस सही होता है। ठीक है। तो आई होप अब आपको इससे पॉसिबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये डायग्राम है आपको याद रखने के लिए। ठीक है। इससे शॉर्टकट में आपको बताया, जिससे आपको रिवाइज करते समय ना सिर्फ इसको देख के आप अच्छे से समझ जाओ कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी आएगी और कहाँ से नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा हमारा स्टेटमेंट ऑल वाला था, ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है लेक्चर के स्टार्टिंग में ही। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बताया था, ए छोटा वाला ए मान लो और ए बड़ा वाला बी मान लो। ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ए और बी का, ऑल ए आर बी का। तो इसमें छोटा वाला जो है वो ए है और बड़ा वाला है वो बी है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में दिया है ऑल ए आर बी। ठीक है। दोनों तरीके से हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में यही डायग्राम बेटर रहता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कम होता है। लेकिन ओनली वाले केस में ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है, जिससे ओनली वाला केस हम अच्छे से समझ सकते हैं। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, तब आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन ऑल बी आर ए। अब आप सिंपल देखिए, आपको डायग्राम देख के दिख रहा है कि सारे के सारे जो बी है वो ए है। देखिए हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बी का कुछ ही हिस्सा है जो ए है, लेकिन पूरा का पूरा बी ए है या नहीं वो हम नहीं बता सकते। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, CNS। लेकिन अगर ऐसा बोले कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन यस, क्योंकि पॉसिबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब हमें 100% श्योरिटी के साथ रिलेशन दो चीज़ों के बीच का नहीं पता होता। ठीक है। अब देखिए सम ए आर बी, यहाँ पे तो ऑल ए आर बी है तो सम भी होगा ही डेफिनेटली, तो ये बात सही है। ठीक है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब देखिए पूरा का पूरा ए जो है वो बी है ही, तो फिर सम नॉट कहाँ से आएगा, तो ये 100% गलत है। फिर सम बी आर ए, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में कि बी का कुछ हिस्सा डेफिनेटली ए है, तो ये बात सही है। फिर सम बी आर नॉट ए, देखिए इसमें हम कह नहीं सकते क्योंकि इसमें इस वाले हिस्से का तो हमें पता है कि बी का इस वाला सम पार्ट है वो ए है, लेकिन ये बाकी का पार्ट जो है वो ए है या नहीं है वो हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। तो इस केस में क्या आएगा, कंक्लूजन गलत होगा, कैन नॉट बी से होगा, यानी कि गलत होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी के केस में सही होगा। अगर हमें ऐसा पूछ ले कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये सही होगा। ठीक है। अब क्या है, नो बी इज ए। देखिए ये तो बात
पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है बी का कुछ हिस्सा ए है, तो ये बात तो गलत ही है। नो ए इज बी। अब देखिए पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर ही है, तो यहाँ पे तो बताइए सारे के सारे ए बी नहीं है, तो ये बात भी 100% गलत ही होगी। ठीक है, अब हम हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि 4 ही तरीके के स्टेटमेंट बन सकते हैं। ठीक है, सिलॉक्स में तो वो क्या है, सम वाला, सम ए आर बी। इसका डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, अब देखिए आपको कंक्लूजन देखना है, डायग्राम से सीधा आपको देखना है, डायग्राम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ऑल ए आर बी। देखिए आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि सारे के सारे ए बी है, आप नहीं बता सकते श्योरिटी के साथ, तो फिर ये क्या आएगा, सी एन एस, यानी कैन नॉट बी से, यानी ये कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि ऑल ए आर बी, इसमें जैसा दिया ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर ऑल ए कैन बी, तो फिर ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें श्योर रिलेशन नहीं पता, तो दोनों तरफ से रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑल बी आर ए, देखिए ए गलती से हो गया, इसमें सी एन एस आएगा। ठीक है, एक कंक्लूजन गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि सारे के सारे बी ए है या नहीं है, तो फिर ये कंक्लूजन गलत होगा, सी एन एस होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी के केस पूछे तो फिर ये सही होगा। अगर हमें ऐसा पूछे कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन इट इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए ये कुछ काम का नहीं है। देखिए सम ए आर नॉट बी, अब डायग्राम को देख के हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि ए वाला हिस्सा तो सम पार्ट है, वो तो बी है, लेकिन ए वाला पार्ट बी है या नहीं वो हम नहीं बता सकते, तो फिर इस केस में भी कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, यानी कि कैन नॉट बी से होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये सही होगा। ठीक है, सम बी आर ए, सम बी आर ए वो तो डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है, तो फिर ये सही होगा। सम बी आर नॉट ए, देखिए बी का कुछ हिस्सा ए है या नहीं है वो हम डायग्राम से नहीं बता सकते श्योरिटी के साथ, तो फिर ये सी एन एस आएगा। लेकिन अगर हमें, तो फिर ये कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा पूछे कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर इस केस में ये सही होगा। ठीक है, फिर नो ए इज बी, देखिए ये दोनों गलत हो गए, नो ए इज बी और नो बी इज ए। क्यों? क्योंकि डायग्राम में साफ दिख रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए है और ए का कुछ हिस्सा बी है, तो सारे के सारे ए और सारे के सारे बी एक दूसरे में नहीं हो सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको चारों स्टेटमेंट के डायग्राम कैसे होते हैं और उनमें से कितने कितने कंक्लूजन पॉसिबल है और डायग्राम को देख के कंक्लूजन कैसे पहचानना है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम, आई होप अब आपको चारों के चारों स्टेटमेंट और उसके डायग्राम देख के कैसे कंक्लूजन को डिफाइन करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ओनली वाला केस। इसमें ना गलती के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे आता है, ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए। इसका डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, बी पूरा का पूरा ए के अंदर है और 2 लाइन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये 2 लाइन क्यों लगाई। देखिए इसका साफ साफ रीजन है, ये ना हमारा कंफ्यूजन दूर करता है, एग्जाम में नेगेटिव होने के चांसेस कम कर देते हैं। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया ऑल बी आर ए का। ठीक है, ये छोटा वाला बी है और बड़ा वाला ए है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया तो फिर आपको तो ऑल बी आर ए वाला डायग्राम ही दिखेगा ना। एग्जाम में अगर प्रेशर में आप भूल गए कि बी का रिलेशन किसी के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डायग्राम देख के आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा।
जब आपको स्पीड में काम करना होता है। लेकिन अगर आपने ये 2 लाइन लगा दी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो ओनली वाला केस है और बी का रिलेशन ए के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि बी हैव ओनली रिलेशन ओनली विथ ए नॉट विथ एनी अदर, यानी कि बी का रिलेशन ए के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता और सारे के सारे बी ए है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं ना, तो फिर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सम ए आर डी, पहला स्टेटमेंट क्या है, तो सम ए का मैंने ड्रॉ किया और डी का ड्रॉ किया, सम ए आर डी, तो इसका ये डायग्राम हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, एग्जाम में ऐसे इक्वेशन आते हैं ना 2-3 स्टेटमेंट वाले, तो उसी तरह से आपको वो सिनारियो भी मिल जाएगा इसमें। ओनली ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ठीक है, ए वाला ओनली ए आर बी का है और बी के यहाँ पे लाइन लगाइए ताकि आपको पता चले कि बी का रिलेशन किसी और के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आपको डायग्राम देख के बताना है कंक्लूजन के बारे में, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए कंक्लूजन, पहला, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे ए जो है वो डी बन जाए। देखिए अब आप अगर सिंपल ए वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, मान लो छोटा वाला ई और बड़ा वाला ए और ए बाजू में डी। ठीक है, अगर आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर इसमें है ना तो आपको साफ साफ दिखेगा। अगर पूरा का पूरा ए डी कर दिया, मान लो ए है और ए डी है, ठीक है, तो बी तो ए के अंदर ही आ जाएगा ना, जबकि हमें स्टेटमेंट में साफ साफ बोला है, स्टेटमेंट को हमें गॉड मान के चलना है 100% ट्रू, कि ओनली ए आर बी, यानी कि बी का रिलेशन ए के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता, तो फिर ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें क्या है, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये गलत ही होगा। या फिर और तरीके से क्या पूछ सकता है, ऑल ए कैन बी डी, इसका मतलब सेम ही हुआ, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर ऐसा पूछे कि ऑल ए कैन बी डी, तो दोनों एक ही बात है, तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, तो ये तो 100% कह सकते हैं कि ऑल ए आर डी कभी नहीं हो सकते, तो इसी का मैंने पॉसिबिलिटी केस रखा है, क्योंकि एग्जाम में इन दो कंक्लूजन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो ये दो कंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब ऑल ए आर डी, ये तो हम 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं, क्योंकि बी का रिलेशन डी के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और सारे के सारे बी जो है वो ए के अंदर है, तो जो ए का जो बी वाला पार्ट है वो कभी भी डी नहीं हो सकता, यानी कि सारे के सारे ए जो है वो कभी डी नहीं हो सकते, यानी ऑल ए आर डी इज नॉट पॉसिबल। तो ये 100% श्योरिटी के साथ हम बता सकते हैं कि यह स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। सम डी आर ए, देखिए इस डायग्राम को देख के हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो डी का कुछ हिस्सा है वो ए है। ठीक है, सम ए आर नॉट डी, देखिए ये भी हमें पता चलता है, क्यों, क्योंकि ये जो बी वाला पार्ट है वो डी कभी नहीं होगा। ठीक है, ए का जो बी वाला पार्ट है वो डी कभी नहीं होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि सम ए आर नॉट डी, ये सही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सम डी आर ए, सम डी आर ए, ये तो सही है, डायग्राम से साफ दिख रहा है। फिर अगर हमें ऐसा पूछे कि सम ए आर डी, तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे भी डायग्राम से दिख रहा है। फिर सम डी आर नॉट ए, देखिए सम डी का कुछ हिस्सा ए है वो तो हमें पता है, लेकिन बाकी का कुछ हिस्सा ए है या नहीं है वो हमें नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये फिर ये कंक्लूजन गलत होगा।
कैन नॉट बी से आएगा, लेकिन इसमें अगर ऐसा पूछे कि सम डी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी तो फिर ये सही होगा। अब आगे क्या है, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी तो फिर ये सही होगा, क्यों? क्योंकि ये सी एन एस है, इसका रिलेशन हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस सही होगा। या फिर ऐसा पूछे कि ऑल डी कैन बी ए तो फिर ये सही होगा, या फिर ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों एक ही बात है, लेकिन घुमा के वो ऐसा या ऐसा दोनों तरीके से पूछ सकता है। अब देखिए कैसे पॉसिबल है, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। ए मान लो ए वाला पार्ट है और इसमें ए बी है और ए वाला मान लो डी है। ठीक है, इसमें 2 लाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ए बी है। अब इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक क्रॉस लगा दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ए तो नहीं हुआ ना कि डी ए के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे भी तो डायग्राम पॉसिबल है, तो दोनों तरफ से रिलेशन पॉसिबल है, तो इसकी वजह से इसमें पॉसिबिलिटी सही होती है। फिर क्या बोला, नो बी इज डी। देखिए ए सही होगा। अब आप पूछेंगे कि देखिए डायग्राम को देख के तो पता नहीं चलता डी है, डी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन देखो इसमें स्टेटमेंट में ही दिया है ओनली ए आर बी। का मतलब ही क्या होता है कि बी हैव रिलेशन ओनली विथ ए नॉट विथ एनी अदर, यानी कि बी का जो रिलेशन है वो ए के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो फिर ए स्टेटमेंट सही हो गया, नो बी बी इज डी, यानी कि कोई भी बी डी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। यहाँ पे हमने अच्छे से लिखा है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का देखते हैं, सम बी आर नॉट डी। देखिए अब कोई भी बी डी नहीं है तो ऑल में सम भी तो आ गया ना। देखिए अब पूरा का पूरा बी जो है उसका डी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ए वाले बी का कुछ पार्ट का भी डी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। फिर इसमें क्या बोला, ऑल बी आर डी। अब देखिए ये 100% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये गलत है कंक्लूजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओनली ए आर बी, का मतलब ही होता है कि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। तो फिर ऑल बी जो है और डी कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, तो ये वाला सही हो गया, तो फिर ये वाला डेफिनेटली गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बी डी नहीं है तो ऑल बी कहाँ से डी हो गए। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि नो डी इज बी, नो डी इज बी, फिर भी ये सही होगा। ए वाला कंक्लूजन भी सही होगा। क्यों? क्योंकि बी का डी के साथ को देखो, इन दोनों का डायग्राम बी और डी का ऐसे बनेगा, ए बी वाला और ए डी वाला, तो ये नो का डायग्राम बनेगा इन दोनों के बीच का रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है ना बी का रिलेशन ए के अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता। तो फिर नो डी इज बी भी सही है और नो बी इज डी भी सही है। दोनों तरफ से हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। आई होप अब आपको सिलॉक्स में ओनली वाला केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप क्या करें, इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसमें इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और अच्छे से रीड करें और वापस से लेक्चर देखें, या फिर एक काम कीजिए, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, दूसरी डिवाइस में पीडीएफ खोल के रखें, या फिर इसकी जेरोक्स निकलवा लें, क्योंकि इसके 10-12 पेज हैं, तो उतनी जेरोक्स को तो आप इजीली निकलवा सकते हो। जेरोक्स निकलवाइए, कंसेप्ट को सामने रखिए और ये लेक्चर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा केस है ओनली अ फ्यू वाला केस। ठीक है, अब देखिए ओनली अ फ्यू वाला केस में क्या है, इसका सिर्फ हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, या फिर अपनी आपकी जो भी लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसका मतलब ही क्या होता है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू इसका मतलब भी होता है
केवल कुछ ही, ठीक है। ओनली अ फ्यू का मतलब ही होता है केवल कुछ ही। तो देखिए अब इसका स्टेटमेंट किस तरह से आता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब ही क्या होता है कि केवल कुछ ही ए जो है वो बी है, यानी कि सारे के सारे ए कभी भी नहीं होंगे, ए का सम पार्ट ही बी होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये थोड़ा इरेज करके आपको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा होगा क्लीन। ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि केवल कुछ ही ए बी है। ये देखिए सम का डायग्राम हो गया। फिर ये थोड़ा पार्ट डार्क करते मैंने इस तरफ से एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब क्या है कि सम ओनली अ फ्यू ए आर बी, बीच में क्रॉस लगा दिया ताकि आपको पता चले कि केवल कुछ ही ए बी है, ए का कुछ हिस्सा, सॉरी ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। ये हो गया इसका डायग्राम। आई होप अब आपको अच्छे से ओनली अ फ्यू का डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब हम कंक्लूजन देखेंगे ना तो इस डायग्राम देख के हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ये डायग्राम भी और ये कंसेप्ट भी, ठीक है। अब इसमें ना ओनली अ फ्यू केस में इतने कंक्लूजन बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। आपको इसके बाहर का कंक्लूजन कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी पॉसिबल थे वो मैंने सब बना दिए। देखिए कंक्लूजन पहला देखते हैं, सम ए आर बी, ये सही है या गलत? सही है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सम ए आर बी, तो फिर ये सही है। सम ए आर नॉट बी, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट डार्क किया और यहाँ पे एरो लगा के क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है, ये जो वाला पार्ट है इसका बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि केवल कुछ ही ए है वो बी है, सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते, ठीक है। तो फिर सम पार्ट नहीं होगा, तो फिर ए भी सही है। फिर सम बी आर ए, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सम बी आर ए है, तो ए भी सही होगा। देखिए सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत होगा, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो बी का ए वाला हिस्सा तो ए नहीं है, लेकिन ए वाला हिस्सा ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये पॉसिबिलिटी के केस में सही होगा। अगर हमें ऐसा पूछे कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये सही होगा। लेकिन नॉर्मल केस में अगर एज इट इज पूछे कि सम ए आर नॉट बी, सॉरी सम बी आर नॉट ए, तो फिर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें बता नहीं सकते। ऑल ए आर बी, ये डेफिनेटली गलत होगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट है वो बी नहीं है। आगे देखते हैं, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ए का कुछ पार्ट है, सम पार्ट वो बी नहीं है, तो सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते। तो ये 100% श्योरिटी के साथ हम बता सकते हैं कि ये गलत है, ठीक है। ऑल बी आर ए, देखिए ऑल बी आर ए, बी का कुछ पार्ट है वो ए है, लेकिन बाकी का कुछ पार्ट ए है या नहीं वो हम नहीं बता सकते, यानी कि पूरा का पूरा बी जो है वो ए के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में कंक्लूजन गलत होगा क्योंकि हम इसमें कुछ बता नहीं पा रहे, इसे हम कैन नॉट बी से कहेंगे, तो फिर वो पॉसिबिलिटी के केस में सही हो जाएगा। क्यों? अगर आपको ऐसा बोले कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये सही होगा। अब देखिए कैसे, मान लो ये है और ये छोटा वाला बी है। अब देखिए ए का ए वाला पार्ट बी नहीं है, ठीक है, ए का ए वाला पार्ट बी नहीं है। आपको ये लिख के ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ए वाला ए है और ये छोटा वाला बी है, ठीक है। अब ए का ए वाला पार्ट जो है, ये जो मैंने डार्क किया है वो बी नहीं है, इसका मतलब भी यही हुआ ना ओनली अ फ्यू ए आर
बी, यानी कि ए का कुछ ही पार्ट बी है, पूरा का पूरा ए बी नहीं है। ओनली अ फ्यू का मीनिंग भी तो यही होता है, तो फिर ए भी तो हो सकता है, ए भी रिलेशन हो सकता है, और ये डायग्राम में दिया वो भी रिलेशन हो सकता है, तो दोनों तरफ से पॉसिबल है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी सही है। अगर आपको ऐसा बोले ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, फिर ये सही होगा। अगर ऐसा बोले कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो भी ये सही होगा, क्योंकि ए वाला पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ए में, ठीक है, तो फिर वो भी सही होगा, ठीक है। नो ए इज बी, देखिए अब कोई भी ए बी नहीं है, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी है, तो ये बात तो 100% गलत हो गई। अब आपको ऐसा बोले नो बी इज ए, देखिए यहाँ पे भी साफ दिख रहा है ए का कुछ पार्ट अगर बी है तो बी का भी कुछ पार्ट ए जरूर होगा, तो फिर ये ए भी 100% गलत ही होगा। और देखिए पॉसिबिलिटी केस में आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जब आपको 100% बात सही है 100% गलत है वो आपको पता हो, उस केस में कभी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब आपको दो चीज़ों के बीच का रिलेशन पता नहीं हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब आपको पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और तब पॉसिबिलिटी केस आता है, ठीक है। आई होप अब आपको ओनली अ फ्यू वाला केस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाना मुश्किल है, मैंने जो भी सारे के सारे कंक्लूजन पॉसिबल थे वो मैंने सब करवा दिए, जो कि आपकी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं आगे, तो फिर इसके बाहर का कुछ आएगा नहीं, ये आपका पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आप इसी कंसेप्ट के बेसिस पर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे और एक कंसेप्ट वाला पीडीएफ साइड में रखोगे, जब आपको कंफ्यूजन हो तब आप इस लेक्चर को देखने के बाद इस पीडीएफ को साइड में रखें, ताकि जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप कंसेप्ट को देख सके अच्छे से, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था सिलोगिज्म का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, एक और केस बच रहा है, वो है आइदर और। देखिए ये भी काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि कभी कभी ना याद नहीं रहता कि कौन से केस में आइदर और लगेगा या कौन से केस में नहीं लगेगा। हम जल्दी जल्दी में कहीं पे भी आइदर और लगा देते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है तो फिर आइदर और लग गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आइदर और का केस समझने के लिए हम पहले स्टेटमेंट और कंक्लूजन के टाइप देखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे कंक्लूजन भी जोड़ लेना, ठीक है, क्योंकि दो तरह के कंक्लूजन होते हैं। देखिए एक तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कंक्लूजन कर देना, सॉरी, पॉजिटिव कंक्लूजन होता है और दूसरा नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव दो तरह के होते हैं, ऑल एंड सम वाले जो कंक्लूजन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और नो और सम नॉट वाले कंक्लूजन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया है, ऑल ए आर बी तो फिर वो पॉजिटिव हो गया, सम ए आर बी तो फिर वो पॉजिटिव हो गया, फिर नो ए इज बी वाला नेगेटिव और सम ए आर नॉट बी वाला भी नेगेटिव। देखिए इसमें मैंने साफ साफ आपको समझा दिया है कि ऑल एंड सम वाला पॉजिटिव और नो एंड सम नॉट वाला कंक्लूजन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए आइदर और केस लगाने के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है उसी के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर और का केस कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए ये कोई कंडीशन इतनी भी बड़ी नहीं है कि याद ना रहे, आप अगर प्रैक्टिस करोगे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल, तो आपको अगर 25-30 आपने या फिर 50 क्वेश्चन कर लिए इसके रिलेटेड, तो फिर आपको कंडीशन दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको याद ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको आपका और भी एफर्ट मिनिमाइज करने के लिए जितने भी आइदर और के केस में कंक्लूजन पॉसिबल है वो सारे के सारे कवर कर लिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप सिर्फ रीड करके भी समझ सकते हो। देखिए आइदर और के लिए सबसे पहला कंपलसरी है दो कंक्लूजन होना,
क्यों? क्योंकि एक कंक्लूजन में आइदर और कभी भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आइदर ए वाला और ए वाला, आइदर वन और टू, यही हुआ ना। आइदर और में दो चीजों का होना जरूरी है, और दोनों स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर आइदर और नहीं होगा। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो सही या तो गलत। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तभी आइदर और का केस लगेगा, जब दो चीजों के बीच कॉन्ट्राडिक्ट करवाना हो, या तो सही या तो गलत, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि क्यों एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और क्यों दूसरा नेगेटिव। देखिए यहाँ पे लिखा है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी CNS, यानी कि दोनों कंक्लूजन कैन नॉट बी से होने चाहिए, ठीक है। दोनों CNS होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर देखो, आपको पता है कि ये बात सही है, तो फिर इसमें आइदर और कहाँ लगेगा? वो तो फैक्ट हो गया ना। जो चीज़ आपको 110% पता है, 100% श्योरिटी के साथ जो भी चीज़ें आपको पता है, वो तो फिर फैक्ट बन जाता है। अब देखो, जो सन है वो ईस्ट से रेज होता है, वो आपको 100% श्योरिटी है, वो फैक्ट हो गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है कि ये सही है या गलत, तब आप आइदर और का केस यूज करेंगे ना, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट CNS होना कंपलसरी है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? सेम एलिमेंट इन बोथ कंक्लूजन। देखिए, अब वो कैसे कि दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ये बात भी सही है, क्योंकि दोनों कंक्लूजन में अगर दो अलग अलग चीज़ें डिस्कस की है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो उन दोनों के बीच का हम कोई मेल नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो देखिए कैसे, सम A आर बी, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। सम B आर नॉट A, या फिर ऐसे दिया हो, सम A आर B पॉजिटिव स्टेटमेंट और सम A आर नॉट B, दोनों तरफ से, ठीक है। तो दोनों में देखिए, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इसमें और इसमें इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे देखो, बी और ए का ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे सेम टू सेम ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें अगर ऑर्डर चेंज हो ना तो भी आइदर और नहीं लगता, तो वो केस भी हम अच्छे से देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीसरी वाली कंडीशन। चौथी वाली है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनते हैं? एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला वाला नेगेटिव हो और दूसरा वाला पॉजिटिव। ये दोनों तो, ये बात तो कंपलसरी है। अब और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बन सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? ऑल, तो उसके साथ नेगेटिव क्या लगता सकता है? सम नॉट, ठीक है। पॉजिटिव सम, नेगेटिव नो। पॉजिटिव सम, फिर नेगेटिव क्या हो सकता है? सम नॉट हो सकता है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी होगा कि पॉजिटिव में ऑल आ सकता है और नेगेटिव में नो भी आ सकता है। देखिए, इस केस में आइदर और कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, इसमें 100% हम श्योरिटी कह सकते हैं। हमने जब स्टेटमेंट के बारे में, सभी स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से देखा था, तब भी हमने देखा था कि नो A इज B में कभी भी CNS नहीं आता, क्योंकि हमें 100% पता है इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर वहाँ पे आइदर और का केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है कि ऑल एंड नो वाला केस हो, इसमें चाहे दोनों CNS हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो, लेकिन ऑल एंड नो आ गया तो फिर आइदर और कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में भी ऑल एंड सम नॉट वाला केस है ना, जो उसमें उसमें एक कंडीशन है कि उसमें एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखिए, इसमें बोला ऑल A आर B
तो इसमें है सम ए आर नॉट बी। देखिए यहाँ पे पहले ए बाद में बी, यहाँ पे भी पहले ए बाद में बी, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है और दोनों सी एन एस है, तो फिर इधर और केस लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल ए आर बी और सम बी आर नॉट ए ऐसा बोला है, तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया, तो फिर इस केस में इधर और नहीं लगेगा। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि ऑल एंड नो वाला केस आता है तो उसमें इधर और नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑल एंड सम नॉट वाला आता है तो इसमें दोनों एलिमेंट के ऑर्डर, बाकी कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए लेकिन दोनों एलिमेंट के ऑर्डर भी सेम रहने चाहिए। अगर ऑर्डर का चेंज हो गया, दोनों स्टेटमेंट में एलिमेंट के ऑर्डर अगर चेंज हो गए तो फिर इधर और केस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो नीचे भी ए बी ही होना चाहिए। देखिए इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे ए बी है लेकिन यहाँ पे बी ए हो गया, तो फिर इस केस में इधर और नहीं लगेगा ऑल एंड सम नॉट वाले केस में। ठीक है, बाकी बचे अब दो केस सम वाले, सम एंड नो वाला और सम एंड सम नॉट वाला। तो इस केस में ना सिर्फ ऊपर की तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब आइदर और केस लग जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों सी एन एस होने चाहिए। लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सेम एलिमेंट होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे ए बी है तो नीचे भी ए बी ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी और नीचे बी है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर भी चेंज हो गया इन दोनों केस में फिर भी आइदर और लगेगा। इन दोनों केस में ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑर्डर चेंज होगा तो भी आइदर और लगेगा ही। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको कुछ चीज़ें ना एक बार में समझ नहीं आती तो आपको इस लेक्चर को दोबारा भी देखना पड़े, या फिर लेक्चर देख के एक बार अच्छे से इसकी पीडीएफ भी रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसकी पीडीएफ साइड में जेरोक्स निकलवा के रखो और साथ में लेक्चर देखते जाओ, तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ऑल एंड नो के केस में कभी भी आइदर और नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये डिफाइनाइट रिलेशन है। देखिए आइदर और भी तभी लगता है जब हम कुछ कह नहीं सकते, आइदर ट्रू और फॉल्स। जब हमें पता ना हो सही है या गलत, तब हम बोलते हैं ना आइदर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी केस में आइदर और लगता है। तो ऑल एंड नो वाले केस में आइदर और नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफाइनेट रिलेशन है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के साथ आइदर और का कंसेप्ट समझते हैं। क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता है लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं पता है तो फिर वो कंसेप्ट का कोई सीखने या ना सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम अब देखते हैं आइदर और के केस को एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, सम ए आर बी और सम बी आर सी। इनका डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, आपको पता ही होगा क्योंकि अभी तक हमने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया है। ये सम ए आर बी का डायग्राम है और ये सम बी आर सी का है। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पर क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं आइदर और के केस में। तो वो मैंने सारे के सारे जितने पॉसिबल थे एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं वो सब मैंने इसमें कवर कर लिए, ताकि आपको फिर आगे ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कंक्लूजन को। सम ए आर नॉट बी। देखिए ए का एक वाला हिस्सा जो है बी है, लेकिन ए वाला पार्ट बी है या नहीं वो हमें नहीं पता, यानी कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि ये सी एन एस हमारे आइदर और की कंडीशन में क्या था, दोनों सी एन एस होने चाहिए, दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी आइदर और का केस लगेगा। ये कंडीशन कंपलसरी है किसी भी केस में आइदर और के। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव गलती से लिख लिया है, आप नेगेटिव कर लेना, करेक्शन कर लेना। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो ए इज बी। देखिए ये तो डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ए का कुछ हिस्सा जो सम पार्ट है वो बी है, तो फिर ये तो डेफिनेटली गलत हो गया।
हमारा यही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ कि एक CNS होना चाहिए और सॉरी दोनों CNS होने चाहिए। यहाँ पे तो एक CNS है और एक डेफिनेट रिलेशन पता है, तो यहाँ पे आइदर और केस नहीं लगेगा। तो इस केस में हमें आंसर क्या टिक करना रहेगा, नाइदर नॉर लगेगा। क्या, नाइदर वन फॉलो, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। इसका मतलब क्या होता है, ना तो पहला फॉलो करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलो, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। अब देखिए दूसरा केस देखते हैं, सम ए आर नॉट बी। देखिए ये तो हमें पता है, अभी अभी देखा है, CNS आता है। फिर सम सी आर ए, देखिए ए वाला हमारा नेगेटिव हो गया और ए वाला हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सम सी आर ए, देखिए सी और ए के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन डायग्राम से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, सी और ए के बीच में सारे के सारे रिलेशन पॉसिबल है। हमने आगे भी देखा था ना कि जब आपको पता ना हो कि दो चीज़ों के बीच क्या रिलेशन है, तो फिर उसके बीच सारे रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा पहला नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें सम है, पहला दूसरा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें सम है, पहला नेगेटिव क्योंकि इसमें सम नॉट है। ठीक है, और दोनों CNS है, लेकिन फिर भी आइदर और केस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। हमारी कंडीशन थी कि एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए बी है और यहाँ पे CA है, तो फिर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नाइदर वन फॉलो नॉर टू फॉलो, यानी कि नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, ना तो ए फॉलो करता है और ना ही दूसरा। देखिए अब तीसरा केस देखते हैं, सम ए आर सी। ठीक है, सम ए आर सी। अब देखिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है, ए और सी के बीच में जो भी रिलेशन आएगा ना वो CNS ही आएगा, कैन नॉट बी से, क्योंकि इन दोनों के बीच डायग्राम में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें कुछ ऐसा दिया ही नहीं, तो ए वाला CNS हो गया और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें सम है। दूसरा वाला नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नो है। देखो अब सम ए आर सी और इसमें क्या है, नो सी इज ए। देखिए एक आइदर और की सबसे पहली 10 कंडीशन क्या थी, दोनों, एक पॉजिटिव होना चाहिए जो कि ये है, एक नेगेटिव होना चाहिए जो कि ये है, दोनों CNS होने चाहिए, तो ये भी ये दोनों CNS ही है क्योंकि ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट दिया है, तो फिर पॉसिबल ही है, कुछ कह नहीं सकते रिलेशन। और तीसरी कंडीशन, दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट भी सेम है। ऑल एंड नो वाले केस में आइदर और नहीं लगता, लेकिन ये तो सम एंड नो वाला केस है। देखिए सम एंड नो वाले केस में ऑर्डर सम एंड नो वाला और सम एंड सम नॉट वाला, हमने देखा था कि उस केस में आपको एलिमेंट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्डर चाहे एलिमेंट सेम होने चाहिए लेकिन उसका ऑर्डर उल्टा हो तो भी आइदर और केस लग सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर वन और टू फॉलो। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ केस देखते हैं, सम सी आर ए। देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये CNS हो गया और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, नो ए इज सी। ठीक है, तो कोई भी ए सी नहीं है, वो भी हम बता नहीं सकते, तो ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। सम एंड नो वाला कैसे, दोनों CNS है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों में एलिमेंट सेम है। सम एंड नो वाले केस में एलिमेंट का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे आइदर और लगेगा। ठीक है, अब फिफ्थ केस देखते हैं, ऑल ए आर सी। देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए CNS हो गया, और ए ऑल वाला है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो ए आर सी, तो ये भी CNS ही आएगा क्योंकि ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि दोनों में एलिमेंट भी सेम है। देखिए ए सी एक पॉजिटिव है ऑल वाला और नो वाला नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल एंड नो वाला केस आ गया। तो हमने क्या बोला था, ये एक्सेप्शनल केस है, ऑल एंड नो वाले केस में कभी भी आइदर और नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे भी
यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, तो फिर आंसर क्या आएगा, नाइदर वन फॉलो नॉट टू फॉलो या फिर नन फॉलो। ठीक है, दो में से जो भी आपको आंसर दिया हो ऑप्शन में वो आप टिक कर देना। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ केस देखते हैं। इसमें क्या है, ऑल ए आर सी। देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सी एन एस है। दूसरा स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया है, सम सी आर नॉट ए। सम सी आर नॉट ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर ये कंक्लू सी एन एस ही आएगा रिलेशन, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते और ये नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये सम नॉट वाला है। देखिए अब ये कौन सा केस आ गया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। देखिए ये कौन सा केस आ गया, ऑल वाला एंड सम नॉट वाला। अब देखिए ऑल एंड सम नॉट वाले केस में हमारी क्या कंडीशन थी कि ये तीनों तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों सी एन एस होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। लेकिन ऑल एंड सम नॉट वाले केस में क्या था कि एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए सी है लेकिन यहाँ पे सी ए है, तो एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे उल्टा हो गया, तो इस केस में यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, तो फिर आंसर क्या आएगा, नाइदर वन फॉलो नॉर टू फॉलो। ठीक है, तो फिर नाइदर नॉर लगेगा, ना तो पहला फॉलो करता है और ना तो दूसरा, नाइदर वन नॉट टू। अब देखिए सेवंथ केस देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, सम ए आर सी। देखिए ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं है, तो फिर ये सी एन एस होगा, तो हमारा सी एन एस हो गया। सम सी आर नॉट ए, देखिए ये भी हमारा सी एन एस हो गया, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये देखो हमारा सम वाला हो गया तो पॉजिटिव है, ये सम नॉट वाला है तो ये नेगेटिव है, और दोनों सी एन एस भी है और दोनों में एलिमेंट भी सेम है। हमारे तीनों के तीनों कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। और अब देखो सम एंड सम नॉट वाला केस और सम एंड नो वाला केस, इन दो केसों में आपको एलिमेंट का ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता, चाहे ऑर्डर दोनों में उल्टा हो तो भी आइदर और का केस लगेगा। बस कंडीशन है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट भी है, दोनों सी एन एस भी है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, तो फिर यहाँ पे आइदर और का केस लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा, आइदर वन और टू फॉलो। देखिए अब एट्थ केस देखते हैं, ये ना इसका केस है। देखिए ये मैंने ऑर्डर चेंज करके फिर बनाया है ताकि आपको दोनों के बीच का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर सी। देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये स्टेटमेंट डेफिनेटली हमें पता है सी एन एस ही आएगा। दूसरा सम ए आर नॉट सी, देखिए ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो ए भी सी एन एस ही आएगा। तो ए ऑल वाला है तो ये पॉजिटिव है, ये सम नॉट वाला है तो ये नेगेटिव है, यानी कि हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। देखिए सी एन एस भी है दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है, और दोनों में एलिमेंट भी सेम है। यहाँ पे हमारी ऑल एंड नो वाले केस में क्या कंडीशन थी कि ऑल एंड नो वाला केस जब भी आता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी कि आपका एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी है तो यहाँ पे भी ऐसी ही है। देखो एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम है, यहाँ पे क्या था, कंक्लूजन दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, एलिमेंट का ऑर्डर डिफरेंट था, और यहाँ पे दोनों स्टेट कंक्लूजन में एलिमेंट का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे आइदर और केस लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा, आइदर वन और टू फॉलो। आई होप अब आपको आइदर और का केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो आपको लगेगा कि ये देखो ये क्या बकवास कर रहा है, पहली बार में तो कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी होता है पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आप क्या करोगे, लेक्चर देखोगे, फिर इसका पीडीएफ रीड करोगे, फिर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन देखोगे, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो कभी कभी एक बार में समझ आए ऐसा जरूरी नहीं होता। देखिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बोला था ना, तो देखो सिलोगिज्म के क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, और इसमें देखो चेंजेस क्या करते हैं, लॉजिकली फॉलोस है ना यहाँ पे, तो उसकी जगह
एग्जाम में लॉजिकली डज नॉट फॉलो कभी कभी डाल देते हैं, ताकि अगर कोई कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन ना पढ़े तो उसका पूरा का पूरा नेगेटिव लग सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब देखिए दो कंक्लूजन है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दो कंक्लूजन है। देखिए, अब पहला वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपके फिर नॉर्मल आपको इंस्ट्रक्शन दी है लॉजिकली फॉलो वाली, तो फिर तो आप इसमें टिक करके आ जाओगे कि ओनली वन फॉलो। लेकिन आपको अगर लॉजिकली डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन में दिया है तो फिर आपका ए वाला गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। जो सही वाला है वो गलत होगा और गलत वाला सही, क्योंकि इसमें डज नॉट फॉलो बोला है। तो फिर आपका क्या होगा, ओनली टू वाला आपका आंसर होगा, तो ए वन वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से ध्यान से पढ़े। ऐसा नहीं है कि प्री का एग्जाम है तो कोई इंस्ट्रक्शन में चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी करते हैं, फिर नेगेटिव मार्क्स लगते हैं, तो फिर रिजल्ट आने पर बोलते हैं मेरे इतने मार्क्स कम क्यों आए, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ी होगी। क्या पता इंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस किए हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़े, इसमें 7-8 सेकंड लगता है। ठीक है, अगर आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ी तो फिर आपके सिलोक्स के अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 500 के 500 गलत हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 7-8 सेकंड इसको दे दो और इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आई होप अब आपको सिलोगिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चाहिए कि आपको एग्जाम में जो पूछे गए हैं सिलोक्स मेमोरी बेस्ड उसका वीडियो में बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है सिलोक्स का। अब देखिए, ये हमारे यूट्यूब वीडियोस लिंक है, हिंदी लैंग्वेज आरआरबी पीओ क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट में जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर आता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज से करना है, वो सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल समझाया है इसमें। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखते हैं तो आप इजीली उसमें दिए गए गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आप इजीली 30+ स्कोर कर पाएंगे हिंदी में। फिर कंप्यूटर कहाँ से करना है, आरआरबी पीओ क्लर्क एनआईसी एनआईएससीएल आरबीआई नाबार्ड की वगैरह के लिए कंप्यूटर के स्टडी सोर्सेज कहाँ से करना है, कौन से लेक्चर देखना है, कौन से क्विज़ देना है और कौन से रीडिंग मटेरियल फॉलो करना है, वो सब इसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया है। देखिए, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसका वीडियो लिंक भी दिया है। फिर आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और बैंकिंग अवेयरनेस के 2 वीडियोस मैंने लगाए हैं। अभी जैसे जैसे कंटेंट बनेगा, अभी टाइम थोड़ा कम रहता है तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे आपको बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो भी प्रोवाइड करता जाऊँगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट लिंक्स क्या है कि ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको कोई भी एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है, आपको कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करो, तो आपको हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको इजीली अच्छे से समझ आ गया। आई होप दोस्तों अब आपको सिलोक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीक्यू बैंकिंग। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए आपको गुड लक। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो कोई कैंडिडेट है वो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फ्री में अच्छा सा क्वालिटी वाला कंटेंट मिल पाए उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीक्यू बैंकिंग, थैंक यू वेरी मच।